तो हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डॉगलस ने। तो बात करें हमारे ऑथर की, तो ऑथर का पूरा नाम है विलियम ओ डॉगलस, और ये हमारे ऑथर ना बॉर्न हुए थे मिनेसोटा में, यानी कि यूएस में वो बॉर्न हुए थे। और उन्होंने अपनी बीए से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो लेटर ऑन 2 साल याकिमा के हाई स्कूल में भी पढ़ाए। तो ये जो आज की स्टोरी है ना, ये एक बड़े से बुक का एक्सर्ट है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस। तो ये उनकी एक बड़ी सी किताब का एक छोटा सा एक्सर्ट है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक यंग बॉय विलियम डॉगलस, यानी कि वो खुद, कैसे वो स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही जाते हैं, वो मरते मरते बचते हैं, और कैसे उन्हें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि पानी से डर लगने लगता है उनको, और कैसे वो फाइनली उस डर को ओवरकम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में क्या है और कैसे वो अपने इस डर को खत्म करते हैं और क्या क्या घटना होती है उनके साथ स्विमिंग पूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, ये हुई थी जब वो 10 या 11 साल के थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब से स्विमिंग करना सीखेंगे। तो वहां पर ना एक पूल था, YMCA पूल। YMCA का फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो उनका ना एक पूल था याकिमा में, जो कि एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटी उन्हें दे रही थी, यानी कि स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी दे रही थी YMCA पूल। और याकिमा में जो नदी थी ना, याकिमा रिवर, वो बहुत ही ट्रेचरस थी। ट्रेचरस यानी कि अनसेफ थी, अनप्रिडिक्टेबल थी। और विलियम डॉगलस की मम्मा जो है ना, वो उन्हें कंटिन्यूअसली ये वार्न करते आ रही है कि ये जो नदी है ना, यहाँ बहुत से लोग डूबकर मरे हुए हैं, बहुत से लोगों ने इस नदी में अपनी जान गंवाई है। तो वो यही चीज को उन्हें बार बार कंटिन्यूअसली वार्न करते रहती है और उनको ये भूलने नहीं देती है कि ये नदी कितनी खतरनाक है। बट ये जो YMCA पुल था ना, वो सेफ था। और इस पुल के एक एंड में ना जो गहराई थी ना, यानी कि शैलो एंड में, वो 2 से 3 फीट थी, और दूसरे एंड में ना, यानी कि जिस तरफ ज्यादा गहरा था ना, वो 9 फीट डीप था। यानी कि आप स्विमिंग पूल देखोगे ना, तो वो ऊपर से तो ऐसे सीधा दिखेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि दोनों तरफ ही 3 फीट गहरा होगा, लेकिन असलियत में जो स्विमिंग पूल रहता है ना, वो ऐसा रहता है, वो दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग गहरा रहता है। एक तरफ कम गहरा रहता है जो कि बच्चों के लिए बनाया जाता है, कम हाइट वालों के लिए बनाया जाता है, और एक तरफ ज्यादा डीप होता है। इसमें जो स्विमिंग करना सीख चुके हैं ना, ये उन लोगों के लिए होता है और ज्यादा हाइट वालों के लिए होता है। तो ये जो स्विमिंग पूल है ना, वो एक एंड पे ना 2 या 3 फीट था शैलो एंड पे, और एक डीप एंड पे ना वो 9 फीट गहरा था। और ये जो ड्रॉप था ना, वो ऐसे स्लोपी था, यानी कि ऐसा नहीं था कि एक जगह 3 फीट है और फिर अचानक से वहां पे 9 फीट गहरा है, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल ग्रेजुअल था, ऐसे स्लोपी टाइप का था। तो फिर विलियम डॉगलस ना वाटर विंग्स, यानी कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसे पहनकर पूल पर चले जाते हैं। ये वाटर विंग से होता ये है ना कि इसमें एयर भरी होती है, जिस कारण जो स्विमिंग करना नहीं जानता ना, वो पानी में नहीं डूबता इसे पहनने के बाद। तो इस कारण वो वाटर विंग्स पहनते हैं और पूल पर चले जाते हैं। लेकिन ऑथर को ना ऐसे खुले कपड़े पूल पर जाना अच्छा नहीं लगता था, और वो नहीं दिखाना चाहते थे अपनी स्किनी लेग्स को, यानी कि वो बहुत पतले थे और वो अपनी बॉडी को नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन फिर वो इस सभी चीज को साइड करते हैं और वो पानी पर चले जाते हैं। शुरू से ही ना, फ्रॉम द बिगनिंग, ऑथर को ना पानी से बहुत डर लगता था। और ये जो डर था ना, ये स्टार्ट हुआ था वो जब 3 या 4 साल के थे, और वो ना अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए हुए थे। तो वहां वो और उसके फादर ना सर्फिंग कर रहे थे, यानी कि ऐसे सर्फ पर खड़े थे, तो वो ना अपने पापा के कंधे पर थे, बिल्कुल ऐसे। तो फिर पानी की लहरें आई और उन्हें बहा कर ना नीचे गिरा दिया, और जो पानी है ना उनके ऊपर से बह गई, और वो पानी के अंदर डूब चुके थे। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें टूट चुकी है, यानी कि उनकी सांसें जा चुकी है, और वो बहुत डर से गए थे। और उनके फादर जो है ना, उनको देखकर हंसते हैं। लेकिन ये जो डर है ना, ये मेरे दिल में बहुत अंदर तक के चला गया था। ये डर अब उसके साथ हमेशा रहता था। वो बड़े भी हो गए थे ना, लेकिन फिर भी उनके दिल में वो डर था, वो वाटर वेव्स का डर, कि कैसे इतनी पावरफुल वेव्स उन्हें बहाकर नीचे गिरा दी थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें रुक चुकी है। और जब वो YMCA पूल में जाते हैं ना, तो यही डर उन्हें फिर से वापस आता है, यही वो चाइल्डहुड फियर उन्हें फिर से उनके मन में आता है। लेकिन थोड़े ही देर में ना वो अपने आप में कॉन्फिडेंस गैदर कर लेते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं यार, मैं ये कर लूंगा, मैं पूल पर चले जाऊंगा और स्विमिंग सीख लूंगा। और फिर ना वो पेडल मारने लगते हैं, यानी कि हाथ पैर चलाने लगते हैं अपने नए वाटर विंग्स को पहनने के बाद। और वो ये सब करते हैं दूसरे बच्चों को देखकर, और उन्हें देखकर वो सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हें कॉपी कर कर वो सीखने की कोशिश करते हैं।
और वो ये सब दिन में 2-3 बार करते थे डिफरेंट डेज में। और अब धीरे धीरे ना उन्हें कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब वो स्विमिंग करना जल्दी सीख जाएंगे और उन्हें पानी में उतरना अब इजी लगने लगा था। उन्हें स्विमिंग करना बहुत ही इजी लगने लगा था। लेकिन कब तक, जब तक कि उनके साथ वो मिस एडवेंचर नहीं हुआ था। मिस एडवेंचर क्या, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो ना एक दिन ना ऐसे ही पूल पर गए हुए थे और वहां ना कोई नहीं था पूल में। और उस जगह ना बहुत ही शांति थी क्योंकि कोई नहीं था और पानी भी ना बहुत स्टिल था उस दिन, यानी कि पानी बहुत शांत था क्योंकि वहां कोई था ही नहीं पानी में तैरने को, तो पानी में हलचल कैसी होगी। तो पानी भी बहुत स्टिल था और वो पानी बहुत ही क्लियर दिख रहा था, जैसे कि बाथ टब के जैसा, बिल्कुल ही क्लियर। जैसे बाथ टब दिखता है ना, मतलब आप बाथ टब की सरफेस देख सकते हो, वैसे ही वो ना स्विमिंग पूल का सरफेस देख सकता था। इतना क्लीन था, इतना शांत था वो स्विमिंग पूल उस टाइम। और उन्हें ना स्विमिंग पूल में अकेले उतरना बड़ा अजीब लग रहा था। तो वही ना वो स्विमिंग पूल के बाजू में बैठ गए, दूसरों का इंतजार करते कि जब दूसरे आएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा स्विमिंग पूल में। इससे उन्हें भी शांति मिलेगी कि नहीं यार, मैं अकेले नहीं तैर रहा, मेरे साथ और भी है जो तैर रहे हैं। तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं। तो थोड़ी ही देर में ना वहां पर ना एक बड़ा सा लड़का आता है, एक बिग ब्रूसर, यानी कि एक बड़ा सा लड़का, बिल्कुल हट्टा कट्टा सा लड़का आता है जिसे लड़ाई झगड़ा पसंद रहता ना, यानी कि थोड़ा एग्रेसिव नेचर का लड़का। वो आया वहां पे, जो कि प्रोबेबली 18 ईयर्स का था और उसके चेस्ट पे ना बहुत ही थिक हेयर्स थी, यानी कि उसकी चेस्ट पे बाल थे और देखने में उसकी फिजिक जो है ना वो बहुत ही अच्छी थी। यानी कि वो एग्जाम्पल था दूसरों के लिए कि बॉडी हो तो ऐसी, यानी कि वो बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर का था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और उसके लेग्स और आर्म्स में ना बिल्कुल रिपलिंग मसल्स थी। रिपलिंग मसल यानी कि ऐसी मसल्स, बिल्कुल ही जैसे जिम मारने जाते हैं ना लोग, वैसे ही मसल्स थी। हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, यानी कि वो बोलता है कि ओए पतले लड़के, तू कैसा डूबना पसंद करेगा। जैसे मस्ती मस्ती में बोलते हैं ना, वैसे ही वो भी इसी टोन में बोलता है कि तू कैसे डूबना पसंद करेगा, बिल्कुल जियान की तरह। जैसे जियान बोलता है ना नोबिता को, वैसे ही उसी टोन में वो विलियम डॉगलस को बोलता है कि तुम पानी में डूबना कैसा पसंद करोगे। और वो लड़का विलियम डॉगलस को उठाता है और फेंक देता है पानी में। और वो जो फेंकता है ना, वो शैलो एंड पे नहीं फेंकता, वो डीपर एंड पे फेंकता है, जिधर ज्यादा डीप था ना वहां फेंकता है उसे। और वो ना बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में वहां डूबता है। और वो जब डूब रहा होता है ना तो वो बहुत सारा पानी निगल लेता है और वो एक ही बार में बॉटम के अंदर चले जाता है, वो एक ही बार में बिल्कुल नीचे चला जाता है। और इस टाइम वो ना बहुत घबराया हुआ था, वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि अचानक से वो आया और वो उसने फेंक दिया उसे। तो इस टाइम ना वो कुछ नहीं सोच पा रहा था, लेकिन वो इतना भी डरा हुआ नहीं था कि वो अपने होश ही खो दे, वो अपनी सूझबूझ खो दे। लेकिन उसमें उतनी बुद्धि थी कि वो चीजों को सोच सके, वो इतना कॉन्शियस था। और फिर ना वो नीचे जाने के बाद प्लान करता है, जब वो बॉटम को हिट करेगा ना, यानी कि स्विमिंग पूल के सरफेस को, नीचे के टाइल्स को जब वो हिट करेगा ना, तो वो एक बड़ा सा जंप लेगा और वो सरफेस पे आ जाएगा। और जैसे तैसे पैडल मार मार के वो स्विमिंग पूल के एज में जाकर वो फिर वहां वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उन्हें ना नीचे जाने में बहुत ही समय लग रहा था। वो 9 फीट उसे 90 फीट की तरह लग रहे थे। और वो नीचे जाने से पहले उसके लंग्स ऐसे लग रहे थे उसे कि अब उसके लंग्स जो है ना वो अब फट जाएंगे, क्योंकि अचानक से ना उस लड़के ने विलियम डॉगलस को नीचे फेंका था। और विलियम डॉगलस जो है ना वो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा था, जैसे कि हम अभी करते हैं ना वैसे ही। लेकिन पानी में जाने के लिए ना एक गहरी सांस लेनी पड़ती है और वो तो ऐसे ही नॉर्मली सांस ले रहा था। इस कारण ना अब उसके लंग्स में ना उतनी एयर नहीं बची थी और वैसे ही वो पानी निगल लिया था। इस कारण उससे और प्रॉब्लम हो रही थी। और वो बता रहा है कि कैसे उसकी जो लंग्स है ना वो बस फटने ही वाली है, ऐसा लग रहा है उसे। और जब उसने बॉटम को हिट किया ना तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को बटोर कर लगा दिया। और वो जितना बड़ा जंप कर सकता था ना, उसने अपनी पूरी कोशिश लगाकर जंप करने की कोशिश की। और उसने सोचा कि वो बिल्कुल एक ढक्कन की तरह सरफेस पे आ जाएगा। ढक्कन रहता है ना, वो कैसे कितनों भी उसे नीचे फेंक दो तो वो कैसे उफल कर ऊपर आ जाता है बिल्कुल अचानक से, वैसे ही वो ढक्कन की तरह उफल कर ऊपर आ जाएगा। लेकिन इंस्टेड इसके वो बहुत ही स्लोली ऊपर आ रहा था, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। और जब उसने अपनी आंखें खोली ना तो उसने कुछ भी नहीं देखा सिवाय पानी के, वो गंदा पानी स्विमिंग पूल का, जो कि येलो कलर की दिख रही थी उसे। और ये सब वो देखकर ना सडनली वो और घबरा गया था। और जब वो ऊपर पहुंचा ना तो वो अपने हाथ पैर को ऐसे हिला रहा था ताकि वो रस्सी को पकड़ सके, लेकिन वहां रस्सी बिल्कुल भी नहीं थी। इस कारण उसके हाथों में ना सिर्फ पानी ही आ रही थी, यानी कि बस वो पानी में छटपटा रहा था। वो कोशिश कर रहा था रस्सी पकड़ने की, लेकिन वहां रस्सी थी नहीं, इस कारण उसके हाथ में सिर्फ पानी ही आ रही थी।
और वो बिल्कुल सफोकेट फील करने लगा, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो उसने चिल्लाने की कोशिश तो की लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि अब तक उसका मुंह जो है ना वो बाहर नहीं आया था और सिर्फ अभी तक उसकी आंखें और नाक ही पानी से बाहर आई थी। स्टिल उसका मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था, जिस कारण वो चिल्ला भी रहा था ना तो बाहर आवाजें नहीं आ रही थी। और वो ना पानी के सरफेस में हाथ पैर मारने लगा। उसने बहुत सारा पानी पी भी लिया था, चाह ना चाह के बहुत सारी पानी उसके गले के अंदर चले गई थी और वो बहुत ही सफोकेटिंग फील करने लगा। उसका गला चोक हो गया था। उसने अपने पैरों को उठाने की कोशिश भी की लेकिन उसका पैर बिल्कुल ही डेड वेट्स, बिल्कुल पैरालाइज्ड जैसा फील होने लगा। उसका पैर उसे पानी के अंदर इतना वजन लग रहा था मानो कि वो पत्थर की तरह जम गया हो और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ग्रेट फोर्स है जो उसे पानी के अंदर खींच रही है, जिस कारण वो बहुत जम से चिल्लाया भी लेकिन किसी ने नहीं सुना उन्हें, क्योंकि उसका मुंह जो है ना वो अभी भी पानी के अंदर था। और वैसे भी अगर उसका मुंह बाहर भी रहता ना तो उन्हें कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि पुल में अभी कोई था ही नहीं। और फिर से नीचे वो पानी के अंदर डूबने लगा और फिर से वो स्विमिंग पूल के बॉटम में जाने लगा। और जैसे ही वो नीचे जा रहा था ना वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो पानी में अब बिल्कुल धंस रहा है। ऐसे लग रहा था उसे कि पानी उसे जकड़ रही है। तो इसके लिए ना उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी उस नाइटमेयर फाइट से लड़ने के लिए। नाइटमेयर फाइट यानी कि एक बुरा सपना, जैसे आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जैसे आप अपने चेस्ट पर कभी हाथ रख के सोते हो ना तो रात में आपको बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपको रात में कोई मार रहा हो, वैसे ही सेम उसे फील होता है। वो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स से लड़ने के लिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है। और अब ना उसकी सांसें जो है ना वो अब टूटने लगती है आई मीन कि अब उसे सांस लेने में ना बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अब वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था और उसके लंग्स जो है ना वो अब बहुत ही जम से दर्द कर रहे थे और उसका सर भी ना बहुत जम से पेन कर रहा था, क्योंकि उसके पास उतनी ऑक्सीजन नहीं थी पानी के अंदर, जिस कारण उसका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा था और उसका सर बहुत ही दर्द दे रहा था। बहुत पेन फील कर रहा था वो इस समय और वो बहुत डीजी सा फील करने लगा। डीजी यानी कि बिल्कुल स्लीपी फील करने लगा, अनकॉन्शियस सा। लेकिन अभी भी उसने अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं भूला था। उसे उसकी स्ट्रेटेजी याद थी कि कैसे वो पानी के बॉटम पे जाएगा, वो स्विमिंग पूल के टाइल्स को टच करेगा ना तो वो लॉन्ग जंप मारेगा और बिल्कुल एक ढक्कन की तरह वो पानी के सरफेस में आ जाएगा। ढक्कन की तरह वो पानी के सरफेस में उफल जाएगा और वो सीधे लेटकर पानी में अपने हाथ पैर चलाते हुए वो जैसे तैसे करके पूल के एज में चले जाएगा और वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। लेकिन अभी भी ना वो धीरे धीरे करके पानी के अंदर जा रहा था और वो बिल्कुल एंडलेसली अंदर जा रहा था। यानी कि जब आप पानी के अंदर जाओगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हो, लेकिन आप लिटरली उतने जल्दी जल्दी अंदर नहीं जा रहे होते। और वो भी वही सेम चीज को फील कर रहा था कि कैसे वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है और वो पानी उसे कैसे बिल्कुल एंडलेस लग रहा है। यानी कि उसे पूल का बॉटम टच ही नहीं हो रहा था, उसे वो 9 फीट 90 फीट की तरह लग रहा था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली ना तो उसने कुछ भी नहीं देखा सिवाय वो येलो लाइट के। वो येलो लाइट क्या, वो पानी के अंदर था ना तो उसे बस वो हल्की हल्की पीली कलर की लाइट दिख रही थी। वो पानी गंदा था ना येलो कलर का, उस कारण उसे सब चीज गंदा लग रहा था, उसे सब चीज येलो नजर आ रही थी। और वो जैसे जैसे डीप जाने लगा ना तो अब वो कुछ नहीं देख पा रहा था और इस डर ने ना उसे बहुत ही जकड़ लिया था। एक ऐसा डर जो कोई समझ नहीं सकता, एक ऐसा डर जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे एक्सपीरियंस किया हो। और भाई सही बताऊं ना तो ये पानी का जो डर है ना वो वही समझ सकता है जिसने इसे एक्सपीरियंस किया हो। मैं भी आज से थोड़े दिन पहले स्विमिंग पूल पे गया था ना तो मैंने भी यही सेम चीज नोटिस की कि जब मैं पानी के अंदर जाता था ना तो मुझे ना अजीब सा डर लगने लगता था। ऐसा लगता था कि मैं डूब जाऊंगा, ऐसा लगता था कि मेरी सांसें चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी चीज को किसी दूसरे को बताऊं ना जो कि अभी तक की किसी स्विमिंग पूल में या पानी के अंदर नहीं गया हो तो उसे ये सब चीजें ना मजाक लगेगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या मजाक कर रहा है। तो अब जो ऑथर है ना वो पानी के अंदर धीरे धीरे डूबते जा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह अकड़ गए हैं और वो ना तो अपने हाथ हिला पा रहे हैं और ना ही वो अपने पैर हिला पा रहे हैं। और अब उनकी जो आवाज है ना वो बिल्कुल जम सी गई थी। वो पानी में चिल्लाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि पानी जो है ना वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे ना उनका गला ऐसा लग रहा था कि उनका गला जम गया हो। और अब उनके दिल की धड़कन और उनके सर के दर्द से ही पता चल रहा था कि अभी भी वो जिंदा हैं। एंड देन इसी डर के बीच में ना उन्हें एक टच ऑफ रीजन यानी कि उन्हें ना एक लॉजिकल सा थॉट आता है
लॉजिकल सा थॉट क्या, जब वो पानी के अंदर बॉटम में जाएंगे ना तो उन्हें जंप करना है, यानी कि उनकी स्ट्रेटेजी, उन्होंने जो प्लानिंग की थी ना पहले, उन्हें वही चीज याद आती है। और एट लास्ट वो अपने पैरों के अंदर टाइल्स को फील करते हैं कि अब वो बॉटम में पहुंच चुके हैं और अब उनका जो पैर था ना टाइल्स के ऊपर था और उनके पैर ऐसे थे कि वो बस टाइल्स को जकड़ ही लेना चाहते हों। और फिर उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ, जितना उनके पास स्ट्रेंथ था ना, जितना उनके पास एनर्जी थी, जितना उनके पास पावर था, उन्होंने सब चीज को लगा कर ना जंप किया। लेकिन फिर भी इस जंप से ना कुछ भी नहीं हुआ। स्टिल अभी भी उनके आजू बाजू में पानी थी, वो अभी भी सरफेस पे नहीं आए थे और वो पानी के अंदर ही खोज रहे थे कि कहीं उसे रस्सी, सीढ़ी या वाटर विंग्स मिल जाए। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वो अभी भी पानी के अंदर थे। और अब जो ये डर था ना वो उनके और अंदर चले गया था, और अंदर चले गया था मतलब ये जो डर था ना ये उसके दिल में और ज्यादा हावी हो गई थी और उन्हें बिल्कुल एक बिजली के झटके की तरह लगा और वो ना इस डर से कांपने लगे थे, जिस कारण ना अब तो उनके हाथ मूव नहीं कर रहे थे, उनके पैर मूव नहीं कर रहे थे। उन्होंने मदद की बहुत गुहार पारी, उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया भी, उन्होंने अपनी मम्मी को भी आवाज लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसे ये पता चलता है कि देखो वो अपने लास्ट मोमेंट पे भी ना अपनी मम्मी को आवाज लगा रहा है। इससे पता चलता है कि देखो वो अपनी मम्मा से कितना प्यार करता है। और ये नॉर्मली है, जब भी कुछ होता है ना तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में हमें मम्मी ही याद आती है। एंड फिर ना स्ट्रेंजली वो ना लाइट को देखते हैं जो कि ऊपर पानी से आ रही है, वो येलो वाटर था ना उसके ऊपर, और वो देखते हैं कि वो पानी के ऊपर आ रहे हैं। एटलीस्ट अब उसकी आईज और नोज थे ना वो ऑलमोस्ट पानी के बाहर थे और फिर अब वो तीसरी बार नीचे डूबने लगे थे। तो डूबते डूबते ना हड़बड़ में उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, उन्होंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन एयर के बजाय ना उनके नाक में पानी घुस गया और अब ये उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो गया था। और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था ना तो वो जो येलो लाइट थी ना वो भी अब धीरे धीरे करके कम हो रही थी और अब उसके जो सारे एफर्ट्स थे ना अब वो सीज हो गए। अब वो सारे एफर्ट्स उसने रोक दिया, या तो वो कर नहीं पा रहा था या तो उसने करना ही छोड़ दिया। और अब वो धीरे धीरे ना रिलैक्स्ड फील कर रहा था। उसके लेग्स जो थे ना वो बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे और वो ऑलरेडी पानी के अंदर पैरालाइज फील कर रहा था। उसे बस अब धीरे धीरे उसके ब्रेन में ना अंधेरा छाने लगा था। उसका डर अब धीरे धीरे खत्म हो गया। वो जो उसे पानी से खतरा था ना वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया था और जो पैनिक लाइक सिचुएशन थी ना, उसे डर लग रहा था पानी में डूबने का, अब वो डर भी नहीं था उसे। और ये अब उसके लिए बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल पीसफुल मोमेंट था। उसे अब किसी चीज का डर नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल ड्राउजी, बिल्कुल स्लीपी फील करने लगा था। वो धीरे धीरे ना बेहोश हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि अब जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो वैसे ही बिल्कुल थक गया था जंप करते करते और उसने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो पानी है ना उसे अपने आर्म्स में जकड़े हुए हैं, बिल्कुल एक मदर की तरह। जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही उसे वो पानी जकड़े हुए हैं, बिल्कुल जेंटली, ऐसे उसे फील हो रहा है। और वो सोच रहा है कि अब आई मस्ट गो टू स्लीप। और वो धीरे धीरे करके बेहोशी की अवस्था में चला गया था। ऑब्लिवियन यानी कि एक ऐसा स्टेट जब आप रियलाइज नहीं कर पाते कि आपके आसपास में क्या चल रहा है, यानी कि बेहोशी। वो बिल्कुल ही बेहोशी के स्टेट में चला गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि जो लाइफ का कर्टेन है ना वो अब नीचे गिर चुका है। लाइफ का कर्टेन यानी कि जैसे ड्रामा वगैरह आप देखते हो ना, तो कैसे ड्रामा खत्म होने के बाद पर्दा गिरता है, वैसे ही उसके जो लाइफ का कर्टेन है ना वो भी गिर चुका है। यानी कि अब उसे लग रहा है कि अब उसकी लाइफ का एंड है और वो जो कर्टेन है ना वो गिर चुका है। तो इस पैराग्राफ में आपको पता चलता है ना कि कैसे जो लोग पानी में मरते हैं ना उन्हें कैसा फील होता है, उनके लंग्स कैसे पेन करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो कैसे पानी के अंदर बेहोश होते हैं, कैसे उनके मन में, कैसे उनके माइंड में ब्लैकनेस छा जाता है, अंधेरा छा जाता है और धीरे धीरे करके उनका पैनिक जो है, उनका डर जो है वो खत्म हो जाता है। और फिर वो कैसे स्लीपी फील करते हैं और कैसे वो मौत की नींद में सो जाते हैं। यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि कैसे लोग जब पानी के अंदर डूब जाते हैं ना, कि एक समय के बाद ना उनके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो अब एफर्ट्स लगा पाए और वो धीरे धीरे अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, जिस कारण वो पानी के अंदर ही बेहोश हो जाते हैं और धीरे धीरे वो स्लीपी फील करते करते वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर ऑथर की डेथ नहीं हुई है। अगर ऑथर की डेथ होती तो स्टोरी लिखता कौन। तो चलिए अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या है। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो ताकि आपको और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में। तो अब तो वो लिटरली पानी के अंदर बेहोश हो गया था। तो जब उसे होश आया ना हल्का हल्का, तो वो देखता है कि वो ना पेट के बल ना स्विमिंग पूल के बाजू में लेटा हुआ है
और वो उल्टी कर रहा है। जो उसके शरीर के अंदर पानी चले गई थी ना पहले में, वो उस पानी को बाहर निकाल रहा है। और वो जो लड़का था ना जिसने उसे स्विमिंग पूल में फेंका था, वो बोल रहा है कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। लेकिन फिर कोई दूसरा बोलता है कि देखो तुम्हारे इस मजाक के कारण ये बच्चा नियरली मरने ही वाला था, लेकिन अभी ये ठीक है। और फिर वो उसे लॉकर रूम पर लेकर चले जाते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद मैं पैदल चलकर अपने घर पर चले जाता हूँ। मैं बहुत ही कमजोर और बहुत ही डर के मारे कांप रहा था। उस दिन मैं बहुत परेशान था, बहुत डरा हुआ था। और जब मैं अपने बिस्तर पे गया ना, तो मैं बहुत रो रहा था उस दिन तो मैंने अपने रात का खाना भी नहीं खाया। मैं इतना घबरा गया था कि मैं रात में उस दिन खाना भी नहीं खाया। और ये जो डर है ना, ये मेरे दिल में कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इस डर के कारण ना मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इस डर के कारण ना मेरा पेट खराब हो गया था। यानी कि जब आप बहुत टेंशन लेते हो ना, तो इस कारण ना ये आपके स्टमक पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद ना वो पूल में कभी नहीं गया और उसे पानी से डर लगने लगा था। पानी से डर को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया यानी कि डर। पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और उसे जब भी पूल में जाने का मौका मिलता ना, तो हमेशा वो अवॉइड करता था इस चीज को। और ऐसा करते करते ना कुछ साल बीत गए और उसे ना एक दिन ना कैस्केड्स यानी कि झरने के पानी में ना जाने का मन करता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करते ना, चाहे वो पानी में चलते रहते, वेडिंग यानी कि चलना, या चाहे वो वार्म लेक में नहा रहे होते, वो डर उन्हें वापस से आ जाता। और ये जो डर था ना, वो उनके माइंड के पूरे कंट्रोल को छीन लेता था। और इस डर से ना उनको अपने पैर पैरालाइज फील होते। मतलब कि आप किसी चीज को बार बार सोचोगे ना, बहुत ज्यादा ही सोचोगे ना, तो वो ना आपके शरीर में इफेक्ट दिखाने लगता है। और वो जो पानी का डर था ना, उस कारण ना उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। और ये जो डर था ना, जो उसके दिल में बैठा था, वो उसे जकड़ लेता था, उसे कुछ चीज सोचने नहीं देता था। वो डर उसके पैरों को सुन्न कर देता था। और ये जो डर था ना, ये बीमारी उसके साथ सालों साल तक चलती रही। इस कारण ना वो कैनोइस यानी कि एक प्रकार से बोट ही होते हैं, जिसे हिंदी में डोंगा कहा जाता है। ये आपको इमेज दिख रही होगी। इसे आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट्स में बताना। इस कारण ना वो मीने के लेक में ना, जब वो फिशिंग करने जाता था ना कैनोइस में बैठ के, तो वो ढंग से फिशिंग भी नहीं कर पाता था। वो कैनोइस में बैठ नहीं पाता था अपने पानी के डर के कारण। और वो उस लेक में क्यों जाता था? ताकि वो लैंडलॉक्ड सैल्मन यानी कि ये एक फिश की प्रजाति है, स्पेसिफिक वैरायटी है फिश की। बास फिशिंग, बास यानी कि ऐसी फिश, वो बास फिशिंग करने भी नहीं जा पाता था ढंग से। ट्राउट फिशिंग डेस्क शूट्स में, ओरिगोन में मेटोलियस फिशिंग के लिए, सैल्मन फिशिंग के लिए कोलंबिया में जाता था, तो वो फील करता था कि ये जो डर था ना, वो उनके पीछे पीछे आ रहा है, वो उन्हें फॉलो कर रहा है हमेशा। वो डर उनकी परछाई की तरह उनके पीछे पीछे आ रहा है। और ये ना उनकी सारी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर देती थी, उनके सारे जॉय को खत्म कर देती थी। चाहे वो डोंगा चलाना हो या बोट में बैठना हो, या फिर चाहे स्विमिंग करना ही क्यों ना हो। स्विमिंग तो वैसे ही वो कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें पानी से डर था, लेकिन ये डर ना उनकी सभी इन चीजों को रुइन कर देती थी। और इस फियर को ना ओवरकम करने के लिए ना वो जो भी तरीका अपना सकते थे ना, उन्होंने अपनाया। लेकिन फिर भी ये डर ना उन्हें बहुत तगड़े से जकड़े हुए था। ये डर उन्हें बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। वो जहां जाते ये डर उनके पीछे पीछे आ जाता। वो इसके कारण ना तो वो डोंगा चला सकते थे, ना तो वो बोटिंग कर सकते थे, और स्विमिंग तो बहुत दूर की बात है। तो फिर फाइनली वो ना 1 अक्टूबर को ये डिसाइड करते हैं कि वो ना एक इंस्ट्रक्टर लगाएंगे ताकि वो स्विमिंग सीखे। और फिर ना वो हफ्ते में 5 दिन ना वो पूल पर जाते और प्रैक्टिस करते। रोज वो पूल में 1 घंटे प्रैक्टिस करते। और जो इंस्ट्रक्टर है ना, उसने ना विलियम डॉगलस की पीठ पर ना एक बेल्ट बांधी हुई है, जो बेल्ट अटैच है एक रोप से, और वो रोप ना एक पुली से लगा हुआ है। पुली यानी कि ऐसे जो कुएं वगैरह में लगा रहता ना, उससे अटैच है। और उस रोप के एंड को ना वो इंस्ट्रक्टर पकड़ा हुआ है। यानी कि विलियम ना पानी के अंदर है और उसके पीठ में ना बेल्ट बंधी हुई है, जो बेल्ट अटैच है एक रोप से। और ऊपर ना छत की तरफ ना एक पुली लगी हुई है, और वो रोप ना उस पुली से होते होते ना वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। जो रोप के एंड को वो इंस्ट्रक्टर पकड़ा हुआ है। इससे क्या है ना, अगर विलियम डूब रहा होगा ना, तो वो इंस्ट्रक्टर पुली से उसको खींच लेगा। तो इसे ना उसने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया है, ताकि वो डूबे ना और फिर से उसके साथ ये घटना ना हो। और ये बेल्ट पहन कर ना वो बैक एंड फोर्थ स्विम कर रहा है। वो क्रॉस कर रहा है पुल को स्विम करते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक के। और समय के साथ साथ डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, अब धीरे धीरे करके ना वो स्विमिंग सीख रहा है। लेकिन फिर भी ना जब भी वो पूल में कूदता ना, तो हमेशा ना उसे वो डर जकड़ लेती। उसे वो डर बार बार याद आने लगता।
और हर समय ना वो इंस्ट्रक्टर जो है ना वो धीरे धीरे वो रस्सी में अपनी जो पकड़ है ना वो ढीली करते जा रहा था। और जब विलियम पानी के अंदर जाते ना तो वो डर फिर से उन्हें वापस आता और फिर से ना वो डर उनके पैरों को जमा देते। ऐसे करते करते ना 3 महीने बीत गए। इस दौरान ना उसने मुझे कैसे पानी के अंदर इनहेल और एक्सहेल करना है ये सिखाया, कि कैसे अपने फेस को पानी के अंदर रखना है और पानी में अपनी सांस छोड़नी है, और कैसे अपने नाक को पानी से बाहर निकाल कर सांस लेना है ये सिखाया। और इस एक्सरसाइज को मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट किया और धीरे धीरे करके ना ये जो उनका डर था ना वो कम हो रहा था। लेकिन अभी भी ना जब भी वो अपने सर को पानी के अंदर डालते ना तो वो डर ना उन्हें फिर से सताता था। और फिर दूसरे एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि कैसे वो इंस्ट्रक्टर ऑथर को पूल के किनारे में लेकर चले जाता था और कैसे उन्हें पैरों से किक करना सिखाता था, पानी में पैरों को चलाना सिखाता था। और ये जो उनकी ट्रेनिंग है ना, ये जो उनकी एक्सरसाइज है, ये हफ्तों तक के चली। पहले तो उनके पैरों ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो रिलैक्स फील करने लगे और फिर फाइनली उन्होंने इस एक्सरसाइज में कमांड पा ली थी। और धीरे धीरे पीस बाय पीस करके एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज करके एक एक करके सभी एक्सरसाइज को उन्हें सिखाया और उन्होंने एक बढ़िया स्विमर को बिल्ड कर दिया था। और ऐसे धीरे धीरे करके विलियम डॉगलस को वो बढ़िया स्विमर बना रहे थे और वो तब तक उस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ते जब तक कि उसमें वो परफेक्ट नहीं हो जाते थे। और जब उन्होंने सभी एक्सरसाइज को पूरी कर ली तब उन्होंने सभी एक्सरसाइज को मर्ज कर दिया और फिर उन्होंने सभी चीज को कंबाइन करके उन्हें वैसी प्रैक्टिस करवाई। और फिर अप्रैल के आते आते उन्होंने कह दिया कि अब ना तुम स्विम कर सकते हो, तुम डाइव कर सकते हो और तुम पूल को क्रॉस कर सकते हो, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक के तुम पूल को आर पार कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक यानी कि एक तरीका है स्विम करने का, ये एक स्विमिंग स्टाइल है। और अब ना अप्रैल के आते आते इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मैंने तो अब अपना काम कर दिया, यानी कि उन्होंने 1 अक्टूबर को उस इंस्ट्रक्टर को लगाया था और करीब 7 महीने होते होते ना वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब तुम स्विम कर सकते हो, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने अपनी तरफ से पूरा सिखा दिया था उन्हें और विलियम को उन्होंने एक अच्छा स्विमर बना दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। और विलियम बोलता है कि लेकिन मैं तो अभी तक के फिनिश नहीं हुआ था। वो डर स्टिल उसके अंदर था और उसे ये डर था पूल में अकेला जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है उस YMCA पूल में अकेला स्विम करने का। लेकिन अभी भी उसे वो डर फिर से था कि वो कहीं अकेले जाएगा तो वो पानी में डूब ना जाए। लेकिन वो ट्राई करता है और इस बार ना वो पूरे लेंथ को कवर कर देता है, यानी कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक के वो स्विम करते हुए चला जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी वो डर उसके माइंड में था और बार बार डर वापस से उसके माइंड में आ रहा था। लेकिन इस बार जो वो डर था ना वो बिल्कुल छोटे फॉर्म में आया। वो डर उतना भयानक नहीं था जितना कि पहले था। और फिर विलियम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस डर को बोलता है, जैसे हम कभी एकदम मोटिवेटेड रहते हैं और उस टास्क को पूरा करने के बाद बोलते हैं ना कि तुम क्या ही कर लोगे मेरा, वैसे ही वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डर को बोलता है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। देखो उस टाइम ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा था कि उसने अकेले स्विमिंग पूल को पार कर दिया बिना अपने इंस्ट्रक्टर की मदद के, बिना उस रस्सी के। उसने तैर के स्विमिंग पूल को पार कर दिया। और ये जो सिलसिला है ना स्विमिंग पूल का वो जुलाई तक के चला। लेकिन अभी भी ना वो सेटिस्फाइड नहीं था, अभी भी उसके मन में ना वो थोड़ा मोड़ा डर तो था ही और वो श्योर नहीं था कि वो डर ने उसे कम्प्लीटली छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। तो वो ना एक दिन न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ में चले जाते हैं और वहाँ वो करीब 2 मील स्विम करते हैं। 2 मील यानी कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है और 2 किलोमीटर यानी कि 3.2 किलोमीटर के समथिंग। तो वो ना ट्रिगिस आइलैंड से लेकर स्टैम्पेक्ट आइलैंड तक के चले जाते हैं स्विम करते करते। और वो कैसे स्विम करते हैं, क्रॉल करते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं, साइड स्ट्रोक करते हैं, बैक स्ट्रोक करते हैं और वो ऐसे ही डिफरेंट स्टाइल में स्विम करते करते ना वो 3.2 किलोमीटर स्विम कर जाते हैं। और इस 3.2 किलोमीटर की जर्नी में ना सिर्फ एक ही बार उन्हें ना वो टेरर वापस से आया था। वो भी कब, जब वो लेक के मिडिल में थे और उन्होंने अपने फेस को ना पानी के अंदर डाला और उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय बॉटमलेस वाटर के। और फिर जो ओल्ड सेंसेशन है ना, वो पुराना डर, वो फिर से उन्हें वापस आता है। लेकिन इस बार जो ना वो बहुत ही मिनिमम आता है, वो डर वो बहुत इतने छोटे फॉर्म में आता है कि वो उस पर हंस देते हैं। वो बोलते हैं, मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। और फिर वो इसे इग्नोर करते हैं और वो स्विम करते चले जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके मन में हल्की फुल्की डाउट थी और उसने अपनी पहली अपॉर्चुनिटी में वो टाइटन से कॉनरेड मेडोज की तरफ गया, फिर वो कॉर्नेट क्रीक ट्रेल से मेड ग्लेशियर की तरफ गया
और फिर वहीं वो रात में वार्म लेक के बाजू में वो कैंपिंग करके रुक गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वो डाइव करने लगा लेक में, वो डाइव करने लगा वार्म लेक में। वो एक छोर से दूसरी छोर में जाते और फिर वहां से वापस आते, जैसे कि डॉग कॉर्पोरॉन करते थे। डॉग कॉर्पोरॉन यानी कि कौन? ये एक फेमस स्विमर है वहां के। और फिर वो बहुत खुशी के मारे बहुत जम से चिल्लाते हैं और गिलबर्ट पीक से उनकी आवाज एको होने लगती है। और फाइनली अब उसने अपने फियर ऑफ वाटर को कॉन्कर कर लिया था। अब फाइनली वो अपने डर पर काबू पा गया था। अब फाइनली उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। और ये जो एक्सपीरियंस था उनके लिए बहुत ही डीप मीनिंग रखता था। और ये सिर्फ वही अप्रिशिएट कर सकता था जिसे ये डर हो और उसने उस डर को काबू कर लिया हो। सिर्फ वही इस चीज को अप्रिशिएट कर सकता था। क्योंकि जिस डर से आप डरे ना हो, जिस डर को आपने फील ना किया हो, वो डर तो आपको सिर्फ एक मजाक लगेगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, उसे सिर्फ वही अप्रिशिएट करता जिसे ये डर हो और उसने उस डर पे काबू पा लिया हो। और वो कहते हैं कि डेथ जो है वो तो अपने आप में पीस है, वो तो अपने आप में शांति है, लेकिन असली में जो डर है ना वो तो फियर ऑफ डेथ है, यानी कि मर जाने का डर। वो इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेथ है ना वो अपने आप में ही एक पीस है, वो एक पीसफुल मोमेंट है, लेकिन जो फियर ऑफ डेथ है ना वो असली डर का कारण है। और रूजवेल्ट ने भी कहा था कि हमें जिस चीज से डरना चाहिए ना वो डर खुद है, यानी कि फियर इटसेल्फ, कि हमें डरने से डरना चाहिए। और क्योंकि मैंने इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका था, यानी कि सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी कि मरने के समय कैसा फील होता है, कैसे धीरे धीरे करके इंसान मरता है वो चीज़, और दूसरा कि वो टेरर जो उसने प्रोड्यूस किया था, यानी कि मरने के समय जो टेरर, उसे डर जो था ना, वो चीज़ को भी उसने एक्सपीरियंस कर लिया था। और एट लास्ट वो रिलीज फील करते हैं, वो इस डर से छुटकारा फील करते हैं, क्योंकि उन्हें अब डूबने की चिंता नहीं थी। वो फ्री फील कर रहे थे वॉक करने में, ट्रेल्स में, ट्रेल्स यानी कि कच्चे रास्ते, पतले रास्तों में। वो फ्री फील कर रहे थे पहाड़ियों में चढ़ने के लिए। और वो फ्री फील कर रहे थे कि उन्होंने इस फियर को हरा दिया। वो फ्री फील कर रहे थे कि उन्होंने इस फियर को मिटा दिया। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि कैसे 10-12 साल का एक लड़का वो कैसे पानी में नियरली डूब ही चुका था और कैसे वो चीजों को एक्सपीरियंस करता है, वो फील करता है कि कैसे औरों की डेथ होती है ऐसे पानी में, और कैसे उसने अपने डर को ओवरकम कर लिया, कैसे वो मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। और इस चैप्टर से आपको ये भी सीखने मिलता है कि ये हाइड्रोफोबिया कितना डरावना होता है किसी के लिए, ये कैसे लोगों की जान ले जाता है, और कैसे एक बुरे एक्सपीरियंस के बाद कोई लड़का ओवरकम करता है उस फियर को, और कैसे वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर करके उसने अपने डर को बिल्कुल खत्म कर लिया, और कैसे उसने धीरे धीरे स्विमिंग सीख के अपने डर को डरा दिया।